स्टूडेंट्स, आज जेईई मेंस का फोर्थ डे मींस 30th Jan 2024 में फर्स्ट सेशन जेईई मेंस और सेकंड सेशन यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का कंबाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक साथ देना प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट लाइव सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। और चूंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो पेपर कंडक्ट कर चुके हैं तो सुनने में परेशानी हो रही, क्योंकि जो अटेम्प्ट करके आए वो प्रश्न से दौड़ रहे हैं, लेकिन जिन्हें कल पेपर देना है या नेक्स्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ओके, उनके पास बहुत सारा टाइम है। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा लाइव सेशन टोटल सॉल्यूशन स्टार्ट आउट करने के बाद उसका कंक्लूजन आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि लेस वर्क और मच प्रोडक्ट, ठीक है, कम समय में पूरा कंक्लूजन आपके सामने आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज के जेईई मेंस यानी 30th Jan को मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में जेईई मेंस का जो एनालिसिस था समाउ प्रीवियस डेज की जैसा ही रहा, तो 2024 में सब कर रहे हैं, बट यदि पेपर वाइज एनालिसिस करें एज पर द रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे सीआई के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो ऑनलाइन हमारे सारे जुड़े हुए थे, उनकी फीडबैक के आधार पर जो लाइव सेशन में जो पेपर डिस्कशन के दौरान थे, उसमें एक कंक्लूजन ये है कि पेपर आपका फिजिक्स का पेपर फार्मूला बेस्ड था, कुछ मॉडरेट हुआ, मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन थे बहुत समाउ जैसे प्रीवियस डेज में था वैसे ही था, बट थोड़ा सा उसमें थोड़ी से लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स किया, और केमिस्ट्री में इजी टू मॉडरेट। अभी प्रीवियस डेज में जो केमिस्ट्री का पेपर देखा बहुत इजी नजर आ रहा था, थोड़ा सा मॉडरेट। यदि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों को कंबाइन इफर्ट करें और उन दोनों में स्टूडेंट का अटेम्प्टिंग जो व्यूज हैं उनके आंसर का एनालिसिस से बता रहा है, नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की फीडबैक के आधार पर पेपर सॉल्यूशन डिस्कशन के आधार पर अब केमिस्ट्री का कुछ इजी से मॉडरेट जा रहा है। नो डाउट यदि मैं डिटेल डिस्कशन करूं केमिस्ट्री, तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं किया, एनसीईआरटी के लास्ट में चैप्टर में देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, उन पर भी फोकस किया। अब केवल ऐसे नहीं कहने की एनसीईआरटी पढ़ लिया सब कर रहे, एनसीईआरटी जो ढंग से किया, डेप्थ तक किया, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से प्रैक्टिसेबल मोड पर लेकर के किया, हर टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, उन लोगों ने बहुत अच्छा। कुछ के मैं नाम गिना सकता हूं स्टूडेंट्स जिन्होंने 25 में 25 क्वेश्चन एक्यूरेट किया, कोई डिफरेंट स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड के आधार पर एक कंक्लूजन है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं किया, मस्त पेपर किया। और जिन इस एक और सॉलिड पॉइंट निकल करके आया, जिन स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री में अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, इग्नोरेंसी कर रहे थे, डियर स्टूडेंट्स, अब उनको सेकेंड सेशन जो अप्रैल में कंडक्ट होना है उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री हंसा रही है और केमिस्ट्री रुला रही है। बहुत अच्छा इंटरेस्ट जिनका केमिस्ट्री में है वो तो क्रॉस कर गए, नो डाउट। एवरेज स्टूडेंट भी था, क्योंकि आज दोनों शिफ्ट में देखने को मिला जो 30 मिनट्स 35 मिनट्स में
केमिस्ट्री कंप्लीट करके जंप करके पहुंच जाते थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, क्योंकि सेक्शन ही फिजिक्स का था। फिजिक्स में नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंपल अप्लाइड कर सकते थे, लेकिन जो नहीं कर पाए और आगे जंप करके पहुंचे केमिस्ट्री पार्ट में आज स्टूडेंट को 45 मिनट कंप्लीट करने में लगा, क्योंकि जैसे प्रीवियस डेज में फिजिकल का वेटेज थोड़ा कम था। यार स्टूडेंट आज की दोनों ही फिजिकल में टीजर बेस्ड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया डेफिनेटली, और ऑर्गेनिक में नो डाउट उसी अपने ही स्टैंडर्ड में आज भी नजर आई, और जीओसी के वही टॉपिक जो जनरल डिस्कशन करते हैं उससे रिलेटेड थे। जीओसी की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रही। हाँ, इनऑर्गेनिक पार्ट, तो इनऑर्गेनिक पार्ट की हम फर्स्ट शिफ्ट पेपर में प्रोबेबिलिटी कम थी, सेकेंड शिफ्ट पेपर में बढ़ी, फिजिकल की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। हाँ, ऑर्गेनिक में कह सकते हैं जीओसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रही। या डियर स्टूडेंट हम चैप्टर वाइज डिस्कस करें तो आप पाएंगे सभी हमारे जो लाइव क्लासेस में रहे, ऑनलाइन क्लासेस में रहे, ऑफलाइन क्लासेस में रहे, कानपुर के सारे सेंटर्स में रहे, उन स्टूडेंट ने एक अपने आप को स्टैंडिंग मुकाम हासिल किया इस जेई मेंस में, और ये सर्टिफाइड हो चुका कि हमारी जो प्रिपरेशन थी, जो सॉलिड, क्या मॉड्यूल्स को लेकर चलिए, क्या पीवाईक्यू को लेकर के चलिए, क्या मॉक टेस्ट को लेकर चलिए, 99% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में, और ये सच है। मैं अक्सर कहता था नो डाउट जीओसी द सब्स्टिट्यूट ऑफ जीओडी, कुछ साबित हो रहा है। डियर स्टूडेंट चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को कॉमन लेकर के चलें, क्योंकि इंडिविजुअली तो डिस्कस किया मैंने सॉल्यूशन सेशन में, और इस ब्रीफ सुन लीजिए आपके इस दोनों शिफ्ट में 30 जैन को दोनों ही शिफ्ट साल जो आप पढ़ते थे देखा जाता था एनालिसिस केमिस्ट्री, एनालिसिस केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। प्रीवियस डेज में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम रहती थी, वो आज दोनों बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यदि हम फिजिकल को लेकर के चलें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने, नंबर ऑफ ट्रांजिशन फाइंड करना था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लेकर के क्वेश्चन रिलेटेड था, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन था, क्वांटम नंबर दी थी, उसमें किसकी क्वांटम नंबर हो सकती है, n+n की वैल्यू दी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और ज्यादा क्वेश्चंस जो थे की प्रोबेबिलिटी मींस 2 क्वेश्चंस पूछे, और दोनों क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं था, ओनली नो फार्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन। हाँ, इसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये देखने को मिला, एक क्वेश्चन वो फिजिक्स में भी टैली कर रहा था, जिसमें ट्रांजिशन की कैलकुलेट करना था। ओके, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में था, यदि केमिकल बॉन्डिंग में चले तो डियर स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग के एनालिसिस बहुत अपने आप में, सुनो क्या था इसका, अपने आप में एक इंडिविजुअल चैलेंज था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी, वही जो क्वेश्चन डेली डिस्कस करते थे, आप जो कंडक्ट करके पेपर आ रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे होंगे, या सॉल्यूशन में थे ही, या मेरे जो कंक्लूजन सुन रहे हैं कंबाइंड शॉर्ट कंक्लूजन, इसमें तो मेन क्वेश्चन थे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना था, और आपके जो वेस्पर थ्योरी से उनमें डाइपोल मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ज्योमेट्री, कई कंपाउंड दिए हुए थे क्वेश्चन, जैसा मैंने डिस्कस किया, उसमें से क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना था, फार्मूला बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना था, बॉन्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें 2 क्वेश्चन सभी में किया है, लेकिन ये जो
केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन किया, मैं इसको इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद करते मेरे सारे स्टूडेंट ने सुपर इजी उसको फील किया। ओके, और क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू मोटी से क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद देखें नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में एक क्वेश्चन था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चंस एक्चुअली जनरल, यदि आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को लेके चलें और याद करिए मॉड्यूल 4 और 5 में यदि आपने किया तो नंबर तक भी चेंज नहीं, उसकी नंबर तक नहीं चेंज है और आप आसानी से निकाल सकते थे। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, बट दैट इज इजी। इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन था पीएच निकालने को न्यूमेरिकल में दिया गया था, आपके जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, और उन क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना था जिसमें कंसंट्रेशन दिया है और कंसंट्रेशन के आधार पर आपको पीएच फाइंड करना है। हाइड्रोक्सिल मीन हेंडरसन इक्वेशन के आधार पर हाइड्रोजन आयन दिया था और उसमें आपको फाइंड करना। ठीक है बेटा, आपको केमिकल बॉन्डिंग में दो आयंस दिए गए और दोनों आयंस थे, 2 आयंस दिए गए उसमें, और दोनों को कंबाइंड इफेक्ट करते हुए चारों ऑप्शन में था, उनके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना था। पैरामैग्नेटिक एक है और एक डायमैग्नेटिक है, उन चारों ऑप्शन में 2 आयन को लेकर के समराइज करना था। ओके, इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी नजर, इक्विलिब्रियम में मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन चैटलियर्स लॉ के लिए भी एप्लीकेबल था, चैटलियर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन अपेयर हुआ, लेकिन उस क्वेश्चन को हम मॉडरेट में नहीं ले सकते, इजी में कंसीडर। ओके, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखें तो सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में मींस लिक्विड सॉल्यूशन जो लेके चले उसका क्वेश्चन किससे था? डियर स्टूडेंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर से, मॉर्निंग से ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कंसंट्रेशन दिया था और वो भी मोलारिटी के टर्म्स में दिया था और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको फाइंड करना। ये इजी कैटेगरी में था, मॉडरेट नहीं था। और जो दूसरे शिफ्ट में उसी से 2 क्वेश्चन रखे गए, एक क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट से डिप्रेशन था, देखना था कितना डिप्रेशन आ सकता है, किसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, वो बेंजीन में नेफ्थलीन को मिला के डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ नेफ्थलीन, और उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड था, लेकिन उसमें 4 कैटेगरी, सब में सॉल्वेंट सेम था, यानी पोलर सॉल्वेंट था, वाटरी सॉल्वेंट सभी में था, और इसमें बताना था किसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम किसमें हो। तो जिसमें नंबर आप निकालना था, सभी जितने सॉल्यूट थे उनके नंबर आप मोल्स निकालना है, नंबर आप मोल्स ज्यादा हो और डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, समझ गए ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका मिनिमम होगा लिया गया। मींस वही जो मैंने बताया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, अब नॉर्मल में नहीं, साफ नजर आ रहा है पेपर का थोड़ा क्या कर रहे हैं, मॉडरेट, थोड़ा लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं एज डेज आर गोइंग टू पास, राइट। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सम क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि जब मैं पहले बता चुका हूं, एक कंक्लूजन है कि इन पेपर में आप देखने को आ रहा है मैक्सिमम क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड सिलेबस एंड मिनिमम क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सिलेबस। इसमें भी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पर आपको उसका पीएच निकाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वो इंटीजर बेस्ड में ही था, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो परसेंटेज है, फिजिकल केमिस्ट्री का
जो प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा कम किया, और उसके कंपैरिजन में फिजिकल को, ऑर्गेनिक तो पहले से ज्यादा था। फर्स्ट शिफ्ट में ऑर्गेनिक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रही, लेकिन सेकंड शिफ्ट में फिजिकल का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट शिफ्ट से ज्यादा रही। ओके, और फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स में एक एक क्वेश्चन तो सभी से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन रखे गए दोनों में ही, और केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन था एक शिफ्ट। केमिकल काइनेटिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो आपको फार्मूला सिंपल था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप्लीकेबल फार्मूला था, और एक वेलोसिटी से क्वेश्चन था, इंटीजर बेस्ड में एक शिफ्ट में आर्हीनियस इक्वेशन से यानी एक्टिवेशन एनर्जी न्यूमेरिकल था। हाँ, इनमें देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंटीरियर बेस्ड न्यूमेरिकल है उनके कैलकुलेशन में थोड़ा सा मॉडरेट किया, लेकिन जिन स्टूडेंट ने केवल लाइटली पढ़ के गया उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जिन्होंने थोड़ा वर्क किया है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओके, और ये तो आपका फिजिकल का रहा, दोनों शिफ्ट में हमने बताया फिजिकल का कहां तक पहुंचा। इनऑर्गेनिक की बात करें तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग शिफ्ट में इनऑर्गेनिक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, और इवनिंग शिफ्ट में फिजिकल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन दोनों को फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछे, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है दैट इज रिलेटेड टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे पी ब्लॉक में क्या है, क्वेश्चन दिए हुए थे और हाई ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ऑक्साइड दिया है, एलिमेंट के ऑक्साइड है, और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर उनके एलिमेंट के ऑक्साइड की एसिडिक प्रोबेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से वेरिएट करता है थ्रू मेटल के ऑक्साइड। आप जानते हैं बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप में कंपैरिजन करते हुए तो ये क्वेश्चन तो ये दिया हुआ था, और ये भी किससे रिलेटेड था, ब्लॉक से। यानी इनऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किससे है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्वेश्चन में यदि हैलोजेंस की बात करें, हैलोजन से रिलेटेड बात करें तो उनमें एक क्वेश्चन दिया है, जैसे हैलोजन में इनॉर्मलस बिहेवियर से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मिल, इनॉर्मलस बिहेवियर। और जैसा हैलोजन के बारे में 2 चीजें पॉइंट याद रखिए जो नेक्स्ट स्टूडेंट देने जा रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि हैलोजन यूज्ड टू वर्क एज ए, अक्सर मैं कहता रहता हूं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज सब्स्टिट्यूट। ओके, और दूसरा हैलोजन में दूसरा देखिए, चाहे उसमें पी ब्लॉक में 16 ग्रुप जो एसिड हाइड्राइड होते हैं, भाई देखिए 16 ग्रुप में है हाइड्राइड, जैसे H2S है, He2O है, हाइड्राइड। हाइड्राइड के अब से बिलो आने पर फ्रॉम अप टू डाउन ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, व्हाट विल हैपन टू वैल्यू ऑफ देयर एसिडिक नेचर, और उनकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह से क्वेश्चंस। ओके, यदि हम बात करें 13 ग्रुप के भी क्वेश्चन, 13 ग्रुप से बोरान से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, बोरान से रिलेटेड यानी 13th ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, और आपका 15th ग्रुप में फास्फोरस, फास्फोरस को जो व्हाइट फास्फोरस होता है दैट इज बेस कॉमन, उन व्हाइट फास्फोरस को किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो आयनिक स्टेट में क्या रिएक्शन होगी, किस पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन किससे पूछ दिया गया। इस बार पी ब्लॉक में कुछ क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड थे, प्रीवियस डेज में क्या था, ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आज मींस 30th जैन को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड थे। जैसे व्हाइट फास्फोरस है, इसका बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन करना था क्या बनेगा, बेसिक मीडियम बेस के साथ रिएक्शन कराने पर आगे PS3 है तो P-3 नेगेटिव चार्ज में लेकर के आयनिक स्टेट में रिएक्शन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और टी एंड एफ में सेम वही जो अक्सर तुम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में देख के चलते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहा था, और नेक्स्ट डेज में देने वाली स्टूडेंट के लिए मेरा सजेशन भी है इनऑर्गेनिक को लेकर के कि डियर स्टूडेंट जो 12th पेयरिंग स्टूडेंट हैं
जो बोर्ड के लिए वो पढ़ रहे हैं, कहीं मेंस में वो नजर आ रहा है, टेबल कॉन्सेप्ट तक, ठीक है, कंसेप्चुअल बेस पर। तो स्टूडेंट ने वास्तव में मूड बना के किया था कि हमें वेटेज को केवल बोर्ड में ही नहीं दिखाना है, इसका वेटेज हमें जेईई मेंस में देना है। उनका वेटेज केमिस्ट्री में बहुत शानदार तरीके से मूव कर रहा है। टी अब में कलर ऑरिजिनेशन, अमनोफोर का अक्सर में कहता था क्या है, इनकी प्रिपरेशन प्रोसेस और हीटिंग, क्वेश्चन दिया था कि अमनोफोर को हीट करने पर जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, दोनों को लिखना था, 4 ऑप्शन में देखना था रिलेटेड। ओके, किसका, बी एंड ई एफ का। कलर ओरिजिनेशन, एक केमनोफोर में जो कलर होता है वो पर्पल कलर के होता है। अक्सर मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूं, मेरी बात जो सुन रहे होंगे वो स्टूडेंट जो सेकंड शिफ्ट में भी पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए भी एक सजेशन है कि आप कोई इससे एक सबक ले रहे हैं कि किस लेवल से पढ़ाया गया था, क्या मैं सजेस्ट कर रहा था, कौन क्वेश्चन को कर रहा था, केमनोफोर को कितनी बार मैंने कहा कि इसमें कलर क्यों होता है, कई ऑप्शन दिए है ना, मेटल मेटल ट्रांजिशन नहीं था, इसमें मेटल टू लिगेंड्स चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि है ना केमनोफोर Mn में +7 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो चार्ज का ट्रांसफर ही तो रिड्यूस कर रहा होता है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही था, केमनोफोर से रिलेटेड। K2Cr2 7 का रिएक्शन, उस रिएक्शन का बेस्ड एक क्वेश्चन था, उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से। ओके, और एक शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट के चूंकि मैं कंबाइंड बता रहा हूं, तो इनमें केमनोफोर और K2Cr2 से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबिलिटी रही, और बॉन्ड स्ट्रक्चर्स में ये भी कौन डायामैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, हीट करने पे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ट्रांजिशन एलिमेंट की डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन और एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, राइट। और आपका कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन, सभी चैप्टर में क्वेश्चन एक एक तो हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चंस नजर आए, और उसमें मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रखे गए, एक इजी, दूसरा मॉडरेट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें ब्रिज बॉन्डिंग, आपका आईयूपीएससी नेम लिखने में जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज आते हैं, ये होते हैं, उनमें ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग किसके बीच बन रही है, तो ब्रिज बॉन्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, तो ब्रिज बॉन्डिंग से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है उनमें ध्यान देना है। एक क्वेश्चंस मींस आपको फोकस बीबीटी को किसी कंडीशन में इग्नोर नहीं करना है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड को बहुत ढंग से देख लेना है, ठीक है। और आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी जो दिया है उनमें कॉम्प्लेक्स तो है ही, तो दो आप जो क्वेश्चन आज दिए गए उससे लग रहा है कोऑर्डिनेशन में फिर दो क्वेश्चन आने की हो सकता है, कल के दोनों शिफ्ट में मींस 31st दोनों शिफ्ट में कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन 2 दोनों में होंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। एक क्वेश्चन का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके, और ये बार बार जानने को प्रयास कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वही डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, आगे पीछे वहां रहे थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का कंक्लूजन क्या निकला, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन में आपको जबरदस्त फोकस करना है, रिएक्शन में भी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो डियर स्टूडेंट, नो डाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज जो पेपर दे के आए हैं या आगे जो पेपर देंगे सेकेंड सेशन में, या जिन्हें नेक्स्ट कल पेपर देना है, 2 डेज बचे 31st एंड 1st Feb, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का आज एक में वेटेज ज्यादा था और दूसरे में जो वेटेज था वो मॉडरेट वेटेज, उनमें जीओसी को ज्यादा टच किया गया एक शिफ्ट में, जीओसी से रिलेटेड। जैसे जीओसी में आप पढ़ते हैं क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिलेटेड क्वेश्चन सोडा एक्सट्रैक्ट में, सोडियम एक्सट्रैक्ट से, सोडियम एक्सट्रैक्ट से जब करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं, चाहे नाइट्रोजन का डिटेक्शन हो चाहे हेलोजन का डिटेक्शन हो, तो जब नाइट्रोजन सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ आते हैं
आयनिक स्टेट में आ जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों एनालिटिकल का पार्ट तो था, तो जीओसी, तो जीओसी को वेटेज दिया गया। और इसके साथ इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चमत्कार चीज हुई जो चौंकाने वाली चीज, कैनिजारोस रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए। अब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो डाइजोनियम है और डाइजोनियम साल्ट को लेकर के जो डाइज बनाए जाते हैं, डाइज, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, यानी डाइजोनियम साल्ट से कपलिंग रिएक्शन करके डाइज बनाना, इस पे आपको फोकस करना है। ओके, और यदि हम बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल एक में एक और एक में दो क्वेश्चन। बायोमॉलिक्यूल में ये बताना था डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर डाई बॉन्ड कई दिए थे, कंपाउंड के नाम दिए थे, फ्यूरान दिया था, पिनेकॉल दिया था, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिए थे। दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डाइसल्फाइड बॉन्ड किसमें है ये एनालाइज करना था। ओके, तो दिस क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड था। ओके, बायोमॉलिक्यूल में यानी प्रोटीन के अमीनो एसिड से क्वेश्चन था, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस के स्ट्रक्चर से बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, और आपको उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया रोटेशन, जो सैकराइड मॉलिक्यूल से था, कार्बोहाइड्रेट से था, वो न्यूटा रोटेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मींस कार्बोहाइड्रेट से भी क्वेश्चन था। क्लियर, एल्डिहाइड और कीटोन से मैंने बता दिया कैनिजारो रिएक्शन थी, और एक दो की प्रिपरेशन प्रोसेस भी टच की गई। इसी तरह से अल्कोहल फिनॉल ईथर में करके जाकर के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने में ब्राउन ईथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बट उन सब का लेवल स्टैंड एनसीईआरटी लेवल, आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, यानी जिन स्टूडेंट ने बहुत डेप्थ तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं समझी, बोर्ड के साथ साथ अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा डेप्थ में लेकर के गए, उन्होंने केमिस्ट्री में बेहद अच्छा परफॉर्मेंस किया, और नो डाउट उनका परसेंटाइल केमिस्ट्री में तो 100 परसेंटाइल पहुंचे, नो डाउट। क्लियर, और आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड था, इससे भी क्वेश्चन दिए गए, एक में एक क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में थे, और इसमें प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, राइट। उसमें भी देखना था ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, और आपका हाइड्रोकार्बन चूंकि लंबा है तो हाइड्रोकार्बन में दो क्वेश्चन थे, एक में एक था, एक में दो क्वेश्चन थे। इससे अब उसमें भी मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका बार बार रिपीट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको सुनना इसलिए जरूरी है कि जो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं प्रीवियस डेज में, उनमें कई क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कहां कहां पर एंटी मार्कोनिका अप्लीकेबल होता है, जैसे आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन P2H6 के साथ। ओके, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। यानी रिएक्शन में जो सिंपल लॉज होते हैं हाइड्रोकार्बन के, सेटजेब रूल, मार्कोनिका, एंटी मार्कोनिका, स्टेरिक हिंड्रेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो एक में ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था और दूसरे में फिजिकल का वेटेज बढ़ाया गया। अब आपके लिए जो सजेशन है कि जो स्टूडेंट आज दे पेपर कंडक्ट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है ये सभी स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत जो बैचेस के स्टूडेंट्स थे उनका तो परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में पर रहा है, लेकिन अदर स्टूडेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ कर चुके हैं वो ध्यान रखें कि आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा हार्ड वर्क करके प्रॉपर गाइडेंस से आप सेकेंड सेशन में होने वाले अप्रैल में होने वाले पेपर में बहुत अच्छा कर सकते। और जिन्हें नेक्स्ट डेज में पेपर देना है, मैंने जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे जो डिस्कशन किया, उन टॉपिक को एक बार जरूर अच्छी तरह से देख के जाएं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे याद रखिएगा केमिस्ट्री में जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं है, बस उनके ट्विस्टेड मोड को आइडेंटिफाई करना, राइट। इसमें हाँ ये जरूर याद रखें कि अब कल जो आने वाला केमिस्ट्री का होगा वो मॉडरेट पेपर होगा, इजी, आज इजी टू मॉडरेट था, कल मॉडरेट पेपर होगा, कॉन्सेप्ट उसका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेवल डेप्थ तक होगा। ओके, फिजिकल का कमिंग डेज में आप देख रहे हैं फिजिकल का इंटीजर बेस्ड में न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ रहा है, इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा मिनिमाइज किया, लेकिन फिजिकल को
जो आपका फिजिकल में प्रोबेबिलिटी, एक चीज लास्ट कंक्लूजन है, डियर स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में आपको ज्यादा फोकस करना है कंपैरिजन टू 11th स्टैंडर्ड, राइट। ये मेरा आपके लिए सजेशन था। डियर स्टूडेंट, फिर भी कोई डाउट रह जाता है या किसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछना है, प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, राइट। और उसका मैं तुरंत सजेशन देंगे। हमारी जीसीआई टीम ने केमिस्ट्री बाई डॉक्टर परिहार जितने भी हमारे हैं टीम मेंबर, उनको जरा मैथमेटिक्स और फिजिक्स का भी प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। उम्मीद करते हैं आज जो करके आए उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। केमिस्ट्री की बदौलत आपका नो डाउट आप सेकेंड शिफ्ट उन्हें नहीं देना पड़ेगा, ये एडवांस में पहुंचेंगे। लेकिन जिन्हें एडवांस में थोड़ा डाउट रहेगा और मेंस के थ्रू बहुत अच्छा एनआईटी गेन करना चाहते हैं, एनआईटी में एडमिशन चाहते हैं, तो सेकेंड सेशन के लिए रेडी हो जाइए। और उसमें किस लेवल के क्वेश्चन कैसे पढ़ना है मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट डे हमारे 31 और 1 फेब को जो पेपर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पॉइंट को ध्यान रखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।